हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार, जानदार, दमदार प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। ठीक है, तो वन शॉट की बारी चल रही है, वन शॉट की तैयारी चल रही है, और अब अपना कारवा पहुंच चुका है कंट्रोलिंग के चैप्टर पे। कंट्रोलिंग चैप्टर अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं है, पर इंपॉर्टेंट कवर करता है। केस स्टडी या डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात होती ही होती है। अब कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है भैया? प्लानिंग चाहे कितनी अच्छी कर लो, उस प्लानिंग को चेक करने के लिए, ये देखने के लिए अपन सही डिसीजन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कहीं भटक तो नहीं गए, कहीं रास्ता गलत तो नहीं चूज कर लिया, जो हमारा गोल अचीव होना था उसमें कहीं भटक तो नहीं गए हो आप। उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको जकड़ने के लिए, उसको सही दिशा दिखाने के लिए हम बात करेंगे आज जिस चैप्टर का, वो चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। और आपको पढ़ाने के लिए मैं तैयार, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर राहुल शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम क्या क्या कवर कर लेंगे, इस पे थोड़ी सी चर्चा होना भी जरूरी है। तो टॉपिक्स दैट टू बी कवर्ड, तो बेसिकली उससे पहले करना क्या, डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, टिंग टिंग बोलेगा और आपके पास डेली के लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। साथ ही साथ आपको, आप चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, और इस तरह से आपको वन शॉट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पे मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज हो गया, आपके लिए अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके आपके सारे प्लेलिस्ट हर चैप्टर के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो भैया जो कंट्रोलिंग में, अब मैंने सारे वही वाली बात है, वन शॉट में इसलिए लेकर आता हूं कि आपको एग्जाम में एक ओवरव्यू मिल जाए। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, इनको कवर करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप और कंट्रोलिंग प्रोसेस को हम कवर करेंगे आज की क्लास में। चलिए तो वापस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग से पहले बात चालू करेंगे। और कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या है कि भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना है। सिंपल शब्दों में बात यही होती है कि कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, टू सी वेदर द प्लानिंग इज बिन properly implemented or not, to see whether strategies are working according to the thought process that the top management had decided while deciding the strategies। उन्होंने सोचा था भाई स्ट्रैटेजी के साथ हम अच्छा खासा मार्केट या हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की, वो पॉलिसीज कितनी अच्छी तरह हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है, हमने जो रोड मैप बनाया उसके हिसाब से हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो कंट्रोलिंग भाई साहब ये बता देते हैं कि आप में क्या गलती हो सकती है। देखिए, गलती दोनों जगह हो सकती है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग सही हो सकती है, प्लानिंग भी गलत हो सकती है। साथ ही साथ कई बार आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी गलत हो सकते हैं, या फिर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है या इनएफिशिएंट स्टाफ है, मशीन की कोई प्रॉब्लम चल रही है, या वर्कर्स को ट्रेनिंग की वापस से रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें करेक्टिव मेजर्स की बात आ जाएगी। तो पहले सेट करेंगे स्टैंडर्ड, फिर करेंगे कंपेयर, कंपेयर नहीं करेंगे, फिर हम देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना रहा। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को करेंगे मेजर। चलिए बात कर लेते हैं। सो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, जो प्लान परफॉर्मेंस हमने सोचा था भैया, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। आप सोच रहे हो आपका प्री बोर्ड, सिंपल सा ले लेते हैं भैया, ठीक है, प्री बोर्ड के लेते हैं। आपने बोला कि भैया मुझे इस बार अकाउंट्स में 100 नंबर जो है, बेसिकली 100 का नहीं होगा आपका, 80 का होगा। ठीक है, क्योंकि 20 का तो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो 80 का है मान लीजिए। ठीक है, तो आपने बोला 80 में से मेरे 70 नंबर आने चाहिए। आपने प्लानिंग इस तरह से करी है, आपने तैयारी इस तरह से करी है कि आपको पता है कि इस बार मेरे कितने नंबर आने चाहिए, 70 नंबर आने चाहिए। इट मीन्स आपने जो प्लानिंग करी है, आपने जो पढ़ाई करी है, उसके हिसाब से आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, आपने पेपर सॉल्व किए, आपने सैंपल पेपर्स का गो थ्रू किया, और भी जहां पढ़ते हो वहां पे स्कूल्स में कुछ पेपर सॉल्व कराए, तो आपने बोला यार तैयारी अच्छी है, मेरे 70 नंबर तो आने ही चाहिए आउट ऑफ 80 प्री बोर्ड को लेकर। अब आपने देखा कि एक्चुअल में आपके नंबर आए 60। कितना सोचा था आपने, प्लान कितना किया था, 70 का, स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, 70 का, क्योंकि आपकी प्लानिंग जो थी वो हिसाब से थी कि 70 नंबर आ जाएंगे। पर एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस का रिजल्ट आया निकल के, तो आपके आए 60 नंबर। अब क्यों आए, किस लिए आए, क्या कारण रहा, वो होगा डेविएशन, मतलब एनालाइज करेंगे। तो पहली बात करते हैं, तो एक कंपैरिजन है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, क्या करने के लिए, देखने के लिए कि भैया हमारा काम प्लान्ड वे में चल रहा है या नहीं चल रहा।
इन केस ऑफ डेविएशन फाइंड द रीजन एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स। तो अब आपने देखा भैया मेरे आने चाहिए थे 70, आए 60 है, मतलब 10 नंबर कम आए। ये 10 नंबर कम क्यों आए, इसका रीजन क्या है? क्या पेपर जो सेट हुआ था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट हुआ था, जो बोर्ड पेपर आता उससे ज्यादा डिफिकल्ट हुआ था, या कुछ क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे उसको आपने समझने में गलती करी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी आपने, ठीक है, या आपकी कैलकुलेशन थोड़ी धीरे थी, पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या निकला, ये उसके रीजंस निकले। जो 10 नंबर का डेविएशन आया क्यों आया, उसके रीजंस आप जज कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप देखोगे भैया मेरी तैयारी 60 नंबर की थी पर मैंने स्टैंडर्ड 70 ले लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टैंडर्ड में गलती थी। तो दीज आर द रीजंस। और उसके बाद आप क्या करो, करेक्टिव मेजर्स लोगे। मान लीजिए गलती क्यों हुई, क्योंकि आपने कैलकुलेशन गलत करी है, तो आप कैलकुलेशन पे काम करोगे। या आपकी कैलकुलेशन सही थी पर आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगा, तो उसको कैसे सुधारा जाए उस पर काम करोगे। या कुछ क्वेश्चन को बड़े आसान से आपने ले लिया, कुछ पॉइंट्स आपने उसके पढ़े नहीं, वो एक पॉइंट नहीं पढ़ा जिससे पूरा आंसर गलत हो गया, तो इसका मतलब आपकी रीडिंग कैपेसिटी जो है, या फिर आप बहुत जल्दी कर रहे हो, थोड़ा सा आराम से पढ़ना भी जरूरी है। तो वो हो गया करेक्टिव मेजर्स। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग बाय टेरी एंड फ्रैंकलिन, उसके बाद हम फेयोल भैया का भी डेफिनेशन लेते ही लेते हैं एज इट इज। कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, that is evaluating the performance and if necessary applying the corrective measures so that the performance take place according to the plan। तो जो हमने पीछे पढ़ा वही तो मिक्सअप करके एक पॉइंट बना दिया, एक डेफिनेशन बन गया। तो कंट्रोलिंग क्या, ये डिटरमाइन करना कि कहां पहुंच गए हम, व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, क्या हासिल कर लिया, और ये हासिल अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ या नहीं हुआ। भाई समझिए, आपने एक रोड मैप बनाया, ठीक है, ये आपका एंड ऑफ ईयर है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, साल के आखिरी तक हम यहां पहुंचेंगे, ये आपका स्टार्टिंग वे है। अब जब आप चालू हुए तो आपने बोला कि यार मई तक हम यहां पहुंच जाएंगे, सितंबर तक यहां पहुंच जाएंगे, दिसंबर तक यहां, और बाय द एंड हम यहां पहुंच जाएंगे। आपने कंट्रोलिंग करा, मई के अंदर देखा कि एक्चुअल पहुंचना चाहिए था आपको यहां पे, पर आप अटक गए यहीं पर ही, बहुत पीछे रह गए, कोई कमी रह गई। क्यों रह गई, तो व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश, क्या अकम्प्लिश हो चुका। अगर नहीं हुआ, इवेल्युएट करोगे परफॉर्मेंस को, ठीक है, कैसे करोगे इवेल्युएट, कि एक्चुअल हमारा स्टैंडर्ड तो ये था पर एक्चुअल में हम यहां तक ही पहुंचे। सेम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि यार दिसंबर तक मैं अकाउंटेंसी का रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा, बिजनेस स्टडीज का दिसंबर तक रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा, ये आपका स्टैंडर्ड था। पर दिसंबर खत्म होते होते आपने देखा यार अभी तो सिर्फ हमने 3 चैप्टर ही रिवीजन करे, बाकी 9 चैप्टर बच गए। क्यों बच गए, तो व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, इवेल्युएट करोगे परफॉर्मेंस को। और जब ये डेविएशन मिला कैसे करोगे अकम्प्लिश, कैसे पता लगेगा, इवेल्युएट करोगे तभी तो पता लगेगा कि हमने क्या कर लिया और क्या करना चाहिए था। जब डिफरेंस मिला तो करेक्टिव मेजर्स आप लोगे। तो आपने देखा भैया यार मैंने ज्यादा टाइम अकाउंट्स को दे दिया, जो मेरे को टाइम बिजनेस स्टडीज को देना था वहां मैंने अकाउंटेंसी को दे दिया, तो अब अकाउंटेंसी के टाइम कम करोगे, बिजनेस स्टडीज के टाइम को इंक्रीज कर दोगे। क्लियर, करेक्टिव मेजर्स। नाउ फेयोल भैया ने भी अपनी डेफिनेशन दी, और फेयोल भैया क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग whether everything occurs in conformity with the plans adopted, the instruction issued and the principle established। तो ये कंफर्मिटी करता है कंट्रोलिंग, कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने उसके लिए पॉलिसीज बनाई थी, जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी, उसके हिसाब से वो चीज अकम्प्लिश हासिल हुई या नहीं हुई। इट हैज इट्स ऑब्जेक्ट टू पॉइंट आउट द वीकनेस एंड एरर्स टू रेक्टिफाई देम एंड प्रिवेंट द रीअकरेंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोलिंग का, अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि भैया अपनी वीकनेस को पॉइंट आउट करना, कि आप कहां गलत हो रहे हो, कहां कमी रह रही है, उसको पॉइंट आउट करना, और फिर ये देखना कि उसको रेक्टिफाई सही कर देना, और ये ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना कि वापस से वो गलती नहीं हो। तो कोई आपसे अगर ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे तो बहुत सिंपल सा बोलना है कि अपनी गलतियों को जान लेना और उसको सुधारना, और फिर ये ध्यान रखना है कि आगे वो गलती नहीं हो। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, सॉरी अगली बार गलती नहीं होगी। तो नहीं होगी का मतलब, सॉरी का मतलब यही होता है कि अगली बार वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो कर रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसे गोल अचीव नहीं होंगे सॉरी बोलने के बाद भी, अगर वही चीज वापस हो रही है तो। क्लियर, चलिए जी। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मीनिंग खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग को लेकर।
तो एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा, एक होता है हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और दूसरा होता है हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, आपकी स्ट्रेटेजी भी गलत हो सकती है। भाई हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसके बीच में होगा बेटा? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में कंपैरिजन होगा। अब हमेशा ये नहीं हो सकता कि हमेशा एक्चुअल जो सिनेरियो वो ही गलत हो, कई बार स्टैंडर्ड भी तो गलत हो सकते हैं। कई बार आपकी जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, जो प्लानिंग आपने ली थी, जो पॉलिसीज आपने फ्रेम की थी या प्रिंसिपल्स यूज किए थे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो भी तो गलत हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने कि आपने 70 का स्टैंडर्ड सेट किया था 70 नंबर का, पर क्योंकि आपने ज्यादा अपना वो क्या कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, आप समझ नहीं पाए कि यार जितनी मेरी तैयारी उसे 60 नंबर ही आ सकते हैं, 70 नहीं आ सकते। आपने जो प्लानिंग करी वो प्लान में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, आप कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कवर करने की सोच रहे थे, तो ये भी गलत हो सकता है। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोलता है कि आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी पॉलिसी कई बार ये भी तो गड़बड़ हो सकती है, तो इनको रिवाइज करना जरूरी है, ना कि एक्चुअल में गलतियां ढूंढना जरूरी है। कई बार फादर कहते ना यार कि तुम्हारे एज में तो हमने ये कर लिया था, चार चार बच्चे हो गए थे, हमने तो पता नहीं घर बना लिया था, हमने ये कर लिया था, वो कर लिया था। उस समय की व्यवस्था अलग थी, उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी, उस समय के खर्चे अलग थे। पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल, पिछले जमाने में पैसा कमाना मुश्किल था, नो डाउट। फादर्स के जमाने में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इतना ऑप्शंस नहीं थे। पर अगेन वहां पे खर्चा या शौक या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज आप जी रहे हो वैसा नहीं हुआ करता था। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे ही नहीं ना। एक्सपेंसेस क्या नहीं थे? एक्सपेंसेस ये नहीं थे कि भैया कोई मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, ठीक है, मोटरसाइकिलें नहीं थी, ठीक है, बाहर घूमने का कोई सिस्टम नहीं था, घर में रहते थे भैया, छाछ दूध इनके साथ रोटी खा ली, ककड़ी उकड़ी खा ली, साथ में बात खत्म। कोई बाहर जाने का शौक नहीं था कि मंथ में एक बार तो मूवी देखने जाएंगे या बाहर डिनर लेने जाएंगे, गाड़ियां होंगी उसमें पेट्रोल भरेगा, उसका इंश्योरेंस होगा, वगैरह वगैरह, मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस, ये सब नहीं था। तो आज उन्हीं को वो स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड मान रखा है कि तुम्हारे जमाने में क्या है, हमने अपने जमाने में क्या क्या कर लिया था, ठीक है, हमने आज जब तुम्हारी एज के थे हम पैदल पैदल 20-20 किलोमीटर चल जाया करते थे। एंड अगेन सब फायदा का, तो नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, सभी नदी पार करते थे। स्कूल पता नहीं गांव के अंदर था ही नहीं, क्या सब नदी पार करते थे, भाई चलो नदी पार करेंगे सारे, पढ़ने जाना बीच में स्कूल होगा, नहीं नहीं हम नदी पार वाली स्कूल में ही जाएंगे क्योंकि हमें नदी पार करके जाना है, बच्चों को बताना बाद में। तो वो स्टैंडर्ड के साथ आज के एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब कंपेयर करते हैं तो गलत होता है, ठीक है, क्योंकि उस जमाने की चीजें बहुत अलग थी और आज के जमाने की चीजें बहुत अलग है। तो सेम जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया वो भी तो गलत हो सकता है, दैट इज नॉन ए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल, काम करने का तरीका भी तो गलत हो सकता है, ठीक है, मशीनरीज में फॉल्ट हो सकता है, या आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें फॉल्ट हो सकता है, या इनएफिशिएंट आपके जो वर्कर्स हैं वो हो सकते हैं। तो मेथड या प्रोसीजर में जो गलती होती है वो मैनेजर कहाँ ढूंढता है? ऑपरेशनल कंट्रोल में ढूंढता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल इज क्लियर, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजी एंड द प्लान्स आर, कि आपकी स्ट्रेटेजी और प्लान्स कितने सही हैं। Because sometimes there can be deviation in actual performance and planned performance due to the plans and strategy। आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ही गलत है। तो अगर वो गलत है तो ऑब्वियसली एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल, या हम बात करते हैं एग्जांपल, जैसे आपने प्लान करा था आउटपुट का 100 पर एक्चुअल में हो गया 120, तो माइट भी आपने जो प्लानिंग करी थी या जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो कम आका था या सही नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इन दिस केस द मिसमैच इज ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ द प्लान, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो आपने अंडर एस्टिमेट किया, क्या अंडर एस्टिमेट किया कि भैया हम 100 यूनिट बना सकते हैं, नहीं 100 से ज्यादा बना सकते हो, या तो आपने उसके जो कैलिबर है उसको कम आका,
ये हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। हमारे अंदर कैलिबर होता है पर कई बार बोलते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुमने देखा ही नहीं जमाना आज तक, तुम्हें पता ही नहीं कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं है कैसा काम किया जाएगा, और कभी आप कर ले तो अरे वाह कर लिया तूने, बहुत आगे बढ़ गया। तो इन सेंस कभी हमें अंडर एस्टिमेट किया था। सेम वे कई बार प्लानिंग में भी चीजें अंडर एस्टिमेट कर ली जाती है या फिर बहुत ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। कई बार हो सकता है कि प्लान आउटपुट 200 कर दिया और कितना ही हद मार लो 130 से ऊपर हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, आपने जो एस्टिमेट लिया वो बहुत ही गलत लिया है, अनरियलिस्टिक आपने क्या कर लिया, एस्टिमेट्स या स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल को लेके, तो ऑपरेशनल कंट्रोल में कहता है द ऑपरेशनल एस्पेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन द मैनेजरियल एंड द अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की या उसका काम करने का तरीका जो है उस पर ध्यान दिया था। उस वजह से भी तो कई बार आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाता। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज ड्यू टू द फॉल्ट इन द एक्शन और एक्टिविटी। क्लियर, कि आपने जो एक्शन लिया, आपने जो एक्टिविटी ली, वो या जो आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आपका प्रोसीजर है, जिस तरह का मेथड है काम करने को लेके, वो भी तो गलत हो सकता है, उसको भी सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। क्या स्टैंडर्ड एकदम सही था पर जिस तरह से आप काम कर रहे हो वो अचीव नहीं हो सकता, तो आपके काम करने के तरीके में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नेक्स्ट अगर ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करूं, इन बोथ एस्पेक्ट द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द मिसमैच एंड टू टेक द करेक्टिव मेजर। सिंपल सी बात है, दोनों ही एस्पेक्ट, चाहे हम ऑपरेशनल की बात कर ले चाहे हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात कर ले, दोनों में ही एक ही काम होता है कि ये जो मिसमैच हुआ है क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए कि आगे वापस से ओकर नहीं हो। क्लियर, चलिए तो यहां पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है दैट इज एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कंट्रोलिंग को लेकर। सो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो बड़ा सिंपल सा है सबसे पहला गोल ओरिएंटेड होता है। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग करता ही क्या है कि आप अपने सही डायरेक्शन पे जा रहे हो या नहीं जा रहे, जो प्लान्ड आउटपुट था, जो प्लान्ड वे था, जो पाथ था, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो प्लानिंग थी उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे या उससे डेविएट तो नहीं हो गए। इसलिए गोल ओरिएंटेड, बीच बीच में चेक करना, वीकनेस या हर्डल्स जो है, जो मुसीबत आ रही है उनको हटाना और आपको वापस से सही दिशा दिखाना। नेक्स्ट परवेसिव है। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे टॉप मैनेजर वो भी कंट्रोलिंग करेगा, मिडिल लेवल भी कंट्रोलिंग करेगा, लोअर लेवल भी, ऑपरेशनल सुपरवाइजर भी कंट्रोलिंग करेंगे। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भैया टॉप मैनेजमेंट देखे अपन क्यों देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लुकिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऑब्वियसली बात है कंट्रोलिंग जो है पीछे भी देखता है और आगे भी देखता है। सर कैसे, बहुत सिंपल सा बेटा, क्योंकि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो या एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि एक्चुअल में हमने करा किया, तो एक्चुअली आप बैकवर्ड लुकिंग जाओगे ना कि हमने मैनेवर में क्या काम किया, ये हो गया बैकवर्ड लुकिंग। इसी तरह से अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है डेविएशन कि भैया मैनेवर में हमने 500 यूनिट का काम किया। ठीक है, अच्छा, मैनेवर के अंदर हमने 500 यूनिट का काम किया जबकि होना चाहिए था 650 यूनिट का काम, मतलब 150 यूनिट लैग कर गए आप। तो ये 500 यूनिट जब पता लगाए, एक्चुअल मेजर को परफॉर्म किया, कैसे किया, पिछले महीने हमने क्या काम किया, पूरे महीने भर क्या काम किया, दैट इज बैकवर्ड लुकिंग। अब क्योंकि 150 यूनिट कम बन गया, डेविएशन देखने को मिला, अब इस डेविएशन को कैसे रोका जाए कि वापस ये डेविएशन नहीं हो, क्या स्टेप्स लिए जाए, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे ये डेविएशन अगली बार देखने को नहीं मिले, तो ये फ्यूचरिस्टिक हो गया। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने प्लानिंग वापस कर दी, आपने मेजर्स ले लिया, वापस ध्यान नहीं दोगे, भाई दोगे ना, देखने के लिए भाई हमने जो स्टेप्स यूज किए हैं, पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए इस बार जो हमने कदम उठाए उससे इंपैक्ट कितना सही आया, फिर कोई डेविएशन आएगा तो फिर वापस से आप क्या करोगे, उसमें चेंजेस करोगे। दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस। क्लियर, अब एक एक को पढ़ ले, कोई लोड नहीं है, हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को लेकर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अपने आप में क्या कहता है भैया
इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कहता है, सारे पॉइंट्स को बात कर लेते हैं एक एक करके। 7 इंपॉर्टेंस है जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंस है बेटा? 7 इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस बोलता है हमें हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, जैसे हमने पढ़ा अभी नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में, वहीं पे सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कैसे सर? भैया आपने डिसाइड किया था, देखिए सिंपल सर समझिए इसको, एक पूरे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। आपने बोला इस साल जो है हमें 12 लाख यूनिट सेल करनी है या 12 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करना है, तो आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? 12 लाख यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या होगा कि आप दो चीज कर सकते हो। पहला तो सबसे बड़ी बेवकूफी ये करोगे कि आप साल के आखिरी तक इंतजार कर रहे हो कि भैया हमने कितना प्रोडक्शन कर लिया। अब साल के आखिरी में देखा एक्चुअल में आपने 10 लाख प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो हो गई, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि हम इसको टुकड़ों में तोड़ दें। भाई साल में कितने महीने? 12 महीने। प्रोडक्शन कितना करना है? 12 लाख। तो एवरी मंथ कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा बेटा आपको, अगर इसको इजीली अचीव करना है तो? 1 लाख। तो हर महीने क्या करेगा कंट्रोलिंग प्रोसेस? ये चेक करेगा कि हमने प्रोडक्शन कितना कर दिया। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब 1 लाख यूनिट एक महीने के अंदर होना चाहिए, तो हम 12 महीने के अंदर 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे। तो आपका जो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव का उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर दिया, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। अब मान लीजिए एक महीना जो था 1 लाख हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। अगले महीने देखा तो 80,000 ही प्रोडक्शन हुआ। कितना प्रोडक्शन हुआ? 80,000। कितना कम रह गया बेटा? 20,000। अब कंट्रोलिंग अपना काम चालू कर देगा। क्यों कम हुआ? माइट भी कि जो हमारे जो वर्कर्स थे पुराने वो चले गए, अब नए वर्कर्स जो आए हैं वो इनइफेक्टिव हैं, उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। माइट भी मशीन इस बार खराब हो गई थी, तो सुपरवाइजर को बोल सकते हो भैया कि आप जो है इसका ज़्यादा ध्यान रखो मशीनों का, इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करो। जो गैंग बॉक्स होते हैं, जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप होती है, उनके ऊपर आप बोल सकते हो, दबाव डाल सकते हो कि आपका काम है रेगुलर बेसिस पे मशीनरी को चेक करना, टाइमली उसको रिपेयर कराना, जिससे प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये हो गया हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि कहीं भी अगर थोड़ा सा डेविएशन आया तो उसको वापस से रेक्टिफाई करके उसको सही पाथ पे मूव कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जैसे ये बात तो वो वाली बात आ गई वापिस से कि जरूरी नहीं कि हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस गलत कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, या फिर आपका एक्चुअल डेविएशन जो आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ी है। मान लीजिए अब इसी एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेजर यूज करके। आपने प्रोडक्शन बोला कि भैया 12 लाख होने चाहिए, ठीक है, तो एक महीने के अंदर कितना प्रोडक्शन होना चाहिए? 1 लाख। तो आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब आपके पास जो मशीनरी है या जिस तरह का आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपने देखा कि प्रोडक्शन 80,000 ही हो पाता है, ठीक है। डेविएशन देखने को मिला 20,000 रुपए या 20,000 यूनिट का डेविएशन देखने को मिला। आप बोले भैया वर्कर्स में कमी है, वर्कर्स काम नहीं कर रहे, पर हमने फिर जब एनालाइज किया तो हमने देखा भैया हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे मटेरियल की बात कर लो, चाहे मशीनरी की बात कर लो, चाहे वर्कर्स की बात कर लो, उन रिसोर्सेज से सिर्फ 80,000 ही प्रोडक्शन हो सकता है महीने का, 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इट मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ही क्या है? गलत है। दैट मीन्स जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई ऑब्वियसली कंट्रोलिंग क्या करता है? रेगुलर चेक करता रहता है ना, रेगुलर कंट्रोल करता रहता है, देखता रहता है कि भाई सही टाइम से सही चीजें कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करवाता है प्लान्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप स्ट्रिक्टली प्लान फॉलो करोगे या थोड़ा सा भी डेविएशन मिलता है तो कंट्रोलिंग क्या करता है भैया? वापस अपनी लाइन पे आ जा। सुपरवाइजर पूरा ध्यान रखता है। तो जब आपकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप अपने अचीव करोगे गोल्स को, तो आपके रिसोर्सेज भी प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, हर चीज प्रॉपर वे में यूज होगी और आपके गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। किसके द्वारा? कंट्रोलिंग के द्वारा, मॉनिटरिंग के द्वारा, सुपरविजन के द्वारा। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। भैया ये कैसे हो गया सर? कंट्रोलिंग में ये क्या काम किया? देखिए, क्योंकि कंपनी ने पहले ही क्या क्लियर कर रखा है? अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर कर रखे हैं। कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स बड़े क्लियर कर रखे हैं, ठीक है, कि इस बेसिस पे हम आपको जज करेंगे कि आपका काम का परफॉर्मेंस का लेवल ये होना चाहिए।
और इसमें अगर कोई कमी होगी तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी। तो जब एम्प्लॉयज को अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आपको किस बेसिस पे प्रमोशन मिलेगा या किस बेसिस पे आपकी पे रेस जो आपका सैलरी हाइक की जाएगी, परफॉर्मेंस आपका किस बेसिस पे मेजर किया जाएगा, अगर जब एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें पहले से पता है तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में पहले से सारी चीजें बहुत क्लियर है। वो कंफ्यूज नहीं है कि मेरे स्टैंडर्ड्स या मेरे को कैसे एनालाइज किया जाएगा, मेरा जब पे हाइक आएगा या जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो कौन से बेसिस पे मुझे चेक किया जाएगा। जब अगले बंदे को पता है तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेगा, वो उसी तरह से काम करेगा। जिसको प्रमोशन चाहिए, पे हाइक चाहिए तो उसी तरह से काम करेगा, जिसको नहीं चाहिए बोला ठीक है मेरे को तो चाहिए भी नहीं था। तो इट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, अगेन यहां पर अगर हम बात करते हैं 2 वर्ड्स को यूज कर लेना बेटा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट एंड जो हम बोलते हैं मॉनिटरिंग, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल या स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लापरवाही मंजूर नहीं है, डेविएशन होते आप पकड़ लोगे सामने वाले को, उसको जिम्मेदार भी ठहरा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब सब चीजें क्लियर हो जाती है, आप हर एक चीज को बहुत बारीकी नजर से देखते हो, ठीक है। कोई भी डेविएशन होता है उसको हाथ झट से आप पहचान लेते हो और फिर उसको वापस क्या करते हो, आप सही रास्ते पे ले आते हो, सही पाथ पे ले आते हो। तो हम बोलते हैं भैया कंपनी में क्या है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक डिपार्टमेंट को जो अपने स्टैंडर्ड्स बड़े अच्छी तरह क्लियर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भैया सेल्स डिपार्टमेंट, उसको 1 लाख यूनिट सेल करने हैं, तो इसी तरह से स्टैंडर्ड किसके लिए सेट है, प्रोडक्शन के लिए भी सेट है। इसी तरह से स्टैंडर्ड किसके लिए सेट है, परचेज डिपार्टमेंट के लिए भी, और इसी तरह से किसके लिए सेट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो सबके लिए स्टैंडर्ड सेट है, सबको अपने स्टैंडर्ड्स पता है, तो सब अपने स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करते हुए दिखेंगे। क्लियर। लास्ट है हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर, और फ्रॉड भी जो होता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग अगेन वही वाली बात, इन्हीं वर्ड्स का आप यहाँ पे भी यूज करते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, 3 जगह। स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग क्या करता है, टाइम टू टाइम आपका जो चेक होता है, टाइम टू टाइम चेक पॉइंट्स जो क्रिएट किए गए कंट्रोलिंग के द्वारा, टू सी वेदर वी हैव रीच और वेदर वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स और नॉट। तो आप ऑब्वियसली अपने एरर्स को भी मिनिमाइज कर सकते हो, साथ ही साथ अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है उसको भी आप बहुत जल्दी से पकड़ सकते हो। वही वाली बात है कि 12 लाख यूनिट साल भर में बना लेते हैं, साल के आखिरी में जाके अगर आप चेक करते हैं कि 12 लाख बने नहीं बने, तो फिर जाके पता लगता है भैया हमारे पास तो 80,000 जितनी कैपेसिटी थी, 9,60,000 ही बन पाते, 12 लाख तो कभी बन ही नहीं पाते। इट मीन्स अगर इसको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। इज इट क्लियर, आगे बस समझ में। तो इसका आप इस तरह से क्या ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। ये आपको 7 पॉइंट्स है जो ध्यान रखने, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और 2 वर्ड मैंने आपको जो बताया, स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, वो आप कहाँ यूज कर सकते हो, एक यहाँ यूज कर सकते हो, एक यहाँ यूज कर सकते हो, एक यहाँ यूज कर सकते हो और एक यहाँ यूज कर सकते हो। 4 जगह इन वर्ड को यूज कर सकते हो जहां पे आप इनको अपने वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगेन मैं यही कहूंगा, रट्टाफिकेशन की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, बस इसी तरह से पढ़ते जाना है और अपने शब्दों में जो मैंने बोला, अपने शब्दों में उस चीज को जो समझा उसको अपने शब्दों में लिखिए और फिर चेक कर लीजिए बुक से या थोड़े से कि आपने कहाँ कुछ गलती करी है या उसका मतलब सेम वही निकल रहा है। दैट्स इट, वही लिख के आना है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब इनके लिए मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे बेटर रहेगा आपको। The controlling function ensure that all the activities in the organization take place according to plan. If there is any deviation, timely action is taken to bring back the activities on the path of planning. जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ ये। When all the activities are going according to the plan, then automatically this will be directed towards the achievement of organizational goals. क्यों प्लान कर रहा है, क्यों है, उस गोल को अचीव करने के लिए। भाई प्लानिंग होती क्या है, अभी आप कहाँ हो और 1 साल बाद या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, ये ब्रिजिंग द गैप ही तो करता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में तो हेल्प करता है। अगर सही तरह से सारा काम चल रहा है, जो जैसा प्लान किया वैसे ही किया, तो आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहा तो कंट्रोलिंग वापस से उसको वहां पे लेकर आ जाएगा, अगर डेविएट कर जाते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को,
थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वी कैन इजीली जज वेदर स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेट इज एक्यूरेट और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया ना, वही 12 लाख वाला यूनिट का स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपन ने, 12 लाख करना है, 1 लाख के हिसाब से डिवाइड भी कर लिया, पर 1 महीने के अंदर ही पता लग गया कि हमारे स्टैंडर्ड्स गलत सेट किए गए हैं। ठीक है, An accurate control system revise the standard from time to time to match them with the environment changes। अब हमें यह भी पता है कि भैया, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अगर उसमें चेंज आने की वजह से काम करने के तरीके में कोई चेंज आ गया या रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली आपके स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए जी, तो 2 पॉइंट हो गए कंप्लीट, जजिंग। अब बात करते हैं मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को लेके। लाइक जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना बेटा, वो क्या करता है, हर चीज को एक टू पॉइंट पे आके चेक कर लेता है, सब सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए जैसे वन वे, अब वो ऑब्वियसली वन वे में अगर आप दूसरी तरफ जाओगे तो पकड़ में आ जाओगे नहीं आओगे, आ जाओगे। तो कंट्रोलिंग भी यही काम करता है। कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन कीप इट्स ऑन द राइट ट्रैक। Each activity is performed according to the predetermined standards. As a result, there is a most effective use of resources। तो हर एक जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है बेटा, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे परफॉर्म की जाती है, और उसका कंपैरिजन भी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होता है। तो आप आराम से पता है, जब उसका आप क्या करो, कंपैरिजन करोगे तो पता लग जाएगा भैया हम कहाँ गलत हो रहे हैं। दैट्स वाई क्या होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये 3 पॉइंट कंप्लीट। इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, वैसे तो मैंने समझा दिया है पर गो थ्रू कर रहा हूं आपके लिए। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट्स द गोल एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉइज टू सबऑर्डिनेट्स विल इन एडवांस। ठीक है, वो वाली बात है, अगर इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनको स्टैंडर्ड्स पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका अप्रेजल किस बेसिस पे होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। A good control system also guides employees to come out with their problems. This free communication and care motivates the employee to give the better performance। साथ ही साथ ऑब्वियसली कंट्रोलिंग पे ये भी ध्यान दिया जाता है, जैसे हम लीडरशिप की बात करेंगे, डायरेक्टिंग चैप्टर बात करी हमने कि भैया ऑब्वियसली इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना वहाँ पे हमने पढ़ा है कि भैया कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, तो मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना भी जरूरी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो कंट्रोलिंग ये भी ध्यान देता है। अब वही वाली बात है ना, हमेशा सिर्फ वर्कर्स को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। क्या पता आपके स्टैंडर्ड्स ही गलत है। ठीक है, क्या पता जो फ्लक्चुएशन आया, डेविएशन आया, बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से आया, उसमें कोई चेंजेस होने की वजह से आया, डिमोनेटाइजेशन की उस वजह से आया हो, उस समय जीएसटी आने की वजह से अब काम करने का तरीका बदल गया, इस वजह से आया हो। ठीक है, तो हमेशा उनको गलत ठहराना भी गलत है। तो उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनको सॉल्व करना भी एक क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। साथ ही साथ जब उनकी प्रॉब्लम्स आप फ्री कम्युनिकेट करते हो, उनकी बातें सुनते हो, समझते हो, और फिर उनको कम्युनिकेट करने की आज़ादी है, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जैसे यहाँ बात करते हैं, इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट अंडर द चेक एंड मेक श्योर दे परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। तो वही स्ट्रिक्ट कंट्रोल करोगे या इफेक्टिवली कंट्रोल करोगे तो आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं गए, वाली चीज। शार्प कंट्रोल कैन चेक ओवर द डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉइज। strict control monitors employees work on the computer monitor which brings more order and discipline in the work environment। तो वो वाली बात जैसे बताया, स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग या स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करोगे तो आप उनके हर एक छोटी हरकतों पर नजर रख सकते हो। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं गए, कि डेविएट तो नहीं हो रहे, काम में लापरवाही तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं फ्रॉड और एरर की कोई चीजें हैं, तो वहां पे भी आप उनको रोक सकते हो, पकड़ सकते हो। तो ऑर्डर डिसिप्लिन ऑब्वियसली मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैसिलिटी इन कोऑर्डिनेशन एक्शन, अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम मीन्स एंड एंड्स। Controlling makes sure that a proper direction is taken and the various factors are maintained properly. All the departments are controlled according to the predetermined standards which are well coordinated with one another. Control provides unity of direction। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना, इस पॉइंट को अगर आप लिखते हो तो सारी चीजें आपने समझा दी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपने प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स पता है और वो उसी बेसिस पे काम करते हैं। जब वो उसी बेसिस पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या लेकर आएंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन लेकर आएंगे। और बेसिकली जब एक ही सब डायरेक्शन में काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल के अंदर, उसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एरर की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल एरर्स और स्मॉल मिस्टेक्स
may not seriously affect the organization, but if these errors are repeated again and again, it will become a serious matter and can bring the disasters to the और डिजास्टर फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, वो वाली बात है, छोटे एरर अगर कोई आता है, ठीक है, छोटी मोटी गलती होती है तो हम ज्यादा चिंता नहीं करते, हम ज्यादा परेशान भी नहीं होते। पर अगर वो गलतियां लगातार होती जाए, छोटी छोटी गलतियां, वही गलतियां बार बार होती जाए, बार बार होती जाए, तो फिर क्या होगा, एरर बहुत डिजास्टर बन जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तगड़ा हार्मफुल इंपैक्ट देके जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट सेज कि रिपीटेड अगेन नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग ही तो करता है, छोटे एरर्स को आप अवॉइड कर देते हो, पर अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना जरूरी है। एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एरर बाय कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड चेक। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वर्ड यूज हो गया, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूज हो गया, ठीक है, तो इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो, स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, ठीक है, शार्प चेकिंग, तो इनका आप यूज कर सकते हो और अपने पॉइंट्स को बड़े अच्छी तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है, आगे बात समझ में, चलिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे आगे वाले पॉइंट को। तो अब हमारे दो पॉइंट बचते हैं, एक रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और दूसरा बचेगा कंट्रोलिंग प्रोसेस। रिलेशन अगर बात करें तो हम 4 पॉइंट से इस रिलेशन को समझेंगे, जहां हम नेचर और कंसेप्ट को लेकर बात करेंगे, ठीक है, जहां पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, इंटरलिंक को लेकर बात करेंगे, पर्सपेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे हम चारों को समझेंगे। चलिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमें पता ही है, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल है। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कोई काम का नहीं, और कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर प्लानिंग करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस प्लान को हम सोच रहे थे भाई हम अचीव कर लेंगे, या हमने अचीव करा है नहीं करा, या हमारा प्लान सही से एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, या हमने जो प्लानिंग में पॉलिसी स्ट्रैटेजीज डिसाइड की थी वो सही तरह से इंप्लीमेंट हुई नहीं हुई है, तो वो आपको कौन बताएगा, कंट्रोलिंग बताएगा। तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग काम का नहीं, और बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कभी नहीं लगेगा कि आप जो सोच रहे थे वैसा हुआ या नहीं हुआ, आपके गोल्स कब अचीव होंगे कब नहीं होंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिलेशन को, 4 तरह से, नेचर एंड कंसेप्ट, ठीक है, दूसरा हम करेंगे बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, तीसरा हम बात करेंगे बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ध्यान से पढ़ लेना इसको बेटा। चौथा, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव, कंट्रोलिंग एक्सपेंसिव नहीं होता, इवैल्यूएटिव होता है, क्योंकि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, मेजर करते हो, कि हमने पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे कि पिछले 1 महीने में, पिछले 10 दिनों में, पिछले 15 दिनों में आपने कितना काम किया, उसको इवैल्यूएट करना, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, अब एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला, नेचर एंड कंसेप्ट की बात करते हैं। प्लानिंग में, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी एंटरप्राइजेस एज प्लानिंग वी डिसाइड। तो जैसे प्लानिंग में 4 क्वेश्चन मार्क होते हैं, वो 4 क्वेश्चन मार्क क्या है बेटा, वो ये है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, ठीक है, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट इज टू बी डन। तो प्लानिंग सबसे बेसिक फंक्शन है, इसके इर्द गिर्द ही सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट घूमता है, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग को लेकर बात कर लो, स्टाफिंग को लेकर बात कर लो, डायरेक्टिंग को लेकर बात कर लो, या कंट्रोलिंग को लेकर बात कर लो। प्लानिंग ब्रिज द गैप्स बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। तो बेसिकली बताता है आज हम कहाँ हैं, और प्लानिंग के थ्रू हम अगले 1 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे, 3 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि 10th के बाद कई बच्चे होते हैं कि यार मुझे मेरा करियर जो है MBA में है, या मुझे डॉक्टर करना है, मुझे लॉ करना है, तो वो उनकी प्लानिंग, उनका एंड पॉइंट है। आज आप 10th क्लास में हो तो 11th में आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, डिपेंडिंग आप क्या चूज कर रहे हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कॉमर्स तो लोगे नहीं ना यार, ऑब्वियस सी बात है, क्या लोगे, साइंस लोगे। तो 10th में अच्छा परफॉर्म करेगा तब जाकर साइंस अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है, मैथ्स अच्छी होगी, जो भी अच्छा आपका इंजीनियरिंग करना तो वैसे करोगे। तो यहां से प्लानिंग करोगे कि भैया आने वाले 5 साल बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, MBA बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लॉयर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आज से प्लानिंग करोगे। आज आप यहाँ हो, अब ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये करोगे, ये करोगे, ये करूंगा, ये अचीव कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा। सो दैट आर ब्रिजिंग द गैप। क्लियर? Controlling means keeping check on that everything is as per the plan, and if there is any deviation, preventive measures should be taken to stop the deviation। जैसे हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोलिंग क्या करता है, ये देखने के लिए
कि जिस तरह से हमने प्लान किया था उस तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा, कोई डेविएशन है तो उसका करेक्टिव मेजर लीजिए जिससे आगे वो चीजें नहीं हो। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर द राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, बोथ एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड्स ऑन अदर। ऑब्वियसली समझाया आपको कि बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, और बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग मैनेजर क्या ही कंट्रोल कर लेगा जब स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं है। The controlling function makes sure that everyone follows the plan strictly by continuously monitoring and checking। ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा अभी हमने? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है। ये कंटिन्यूस बेसिस पे चेक होता रहेगा कि हम जिस पाथ पे जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वो सही दिशा पे है या नहीं है। नहीं है, डेविएट कर रहे हैं, रोको, सही करो, फिर वापस आगे बढ़ जाओ। द बेस फॉर कंपेरिजन इज गिवन बाय प्लानिंग टू कंट्रोलिंग फंक्शन। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर प्लानिंग ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, तो कंट्रोलिंग मैनेजर क्या ही कंट्रोल कर लेगा, उसको क्या ही पता लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ठीक है। बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ मस्ट सपोर्ट ईच अदर। तो एक दूसरे से इंटरलिंक है और इंटरडिपेंडेंट है, और अगर प्रॉपरली सब कुछ एग्जीक्यूट करना है तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सिंपल सा ले लीजिए, 10th क्लास में आपने कोई पास किया तो आपके 85% बने, ठीक है, घर वाले खुश हैं, चलो अच्छी बात है, आपने मेहनत करी। अब 11th क्लास में आए हो, ठीक है, आपका स्ट्रीम चेंज हो गया, आपने कॉमर्स ले लिया मान लीजिए, तो अब जो आप पहले पढ़ाई करते थे वैसी पढ़ाई तो वो सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, वो सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप ऑब्वियसली 10th के बेसिस पे 11th को कंपेयर करना बेवकूफपंती हो जाएगी पहले रिजल्ट के अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ, तो आपके उस समय जो नंबर आए वो आए 70%। अब बोले यार तेरे 10 में तो 85 आए, तब 70 आए, क्यों, क्या हो गया, पढ़ाई में कैसे कमजोर हो गया? पढ़ाई में कमजोर नहीं हुआ, कर रहा है, पर क्योंकि अब सब कुछ नया है उसके लिए। अब वो पहले की तरह एसएसटी या इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, अब वो यहाँ पर देखा जाए तो वो यहाँ पर अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, समथिंग डिफरेंट जो उसने आज तक नहीं पढ़ा। तो अब जब सेकंड टर्म का रिजल्ट आएगा तो फिर ये बेस फॉर कंपैरिजन बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड्स को भी सही चूज करना भी जरूरी है। तो इसलिए बोलते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है एक दूसरे के इंटरलिंक है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इसकी बात करते हैं। कैसे भैया? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि ये पोस्टमार्टम करता है पास्ट एक्टिविटीज का जो आपने करा है एक महीने के अंदर, जिस बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। द मैनेजर लुक्स बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट इट्स डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। अब प्रीवियस ईयर ही हो सकता है या प्रीवियस मंथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कंपनी किस बेसिस पे कंट्रोलिंग करती है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, जिस बेसिस पे कंपनी कंट्रोलिंग फंक्शन यूज करती है। प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, क्यों है भैया? अब देखिए, आप जब फ्यूचर प्लानिंग करते हो, है ना, मैं आगे जो प्लानिंग करता हूं उसमें आप क्या ध्यान देते हो? पिछली बार हमसे क्या गलतियां हुई थी। होता नहीं होता? होता है सर, ठीक है। जब भी आप प्लानिंग करते हो, मान लीजिए फर्स्ट टाइम प्लानिंग है, तो हम नहीं बोल सकते कि भाई बैकवर्ड लुकिंग होगा, पर किसी का एक्सपीरियंस आपके अगर पास है तो बैकवर्ड लुकिंग हुआ नहीं हुआ, यार उसने भी ऐसा कुछ किया था पर उसके ये गलतियां हो गई थी, आपने नहीं किया पर किसी और के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया, तो पीछा देखा आपने कि उसने क्या प्लानिंग की थी, वहां क्या गलती कर दी थी उसने, या फिर आपने कोई प्लानिंग कर रखी थी और फिर वापस से रीप्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? पिछली बार हमसे क्या गलती हुई थी, ठीक है, उस गलती से सबक लेके फिर आप वापस से प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग क्या हुआ? बैकवर्ड लुकिंग हुआ। आफ्टर ऑल द प्लानिंग इज गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस एंड फीडबैक रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कि कंट्रोलिंग फंक्शन ने बताया था भैया ये समस्या आई है, अच्छा ठीक है, ये समस्या आई थी कि अच्छा मतलब हमने ये गलतियां की थी, अब इसको इसे सुधार लो। तो पिछली जो गलतियां थी उसको भी हम ध्यान देते, तभी आगे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। होता है ना, घर में भी होता है ये चीज कि एक बार शादी, जब फर्स्ट टाइम शादी होती है तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, पर क्योंकि घर में किसी और की शादी हुई हुई होती है तो आप उसका एक्सपीरियंस जरूर यूज कर सकते हो। यार बुआ की लड़की की शादी हुई, देखा तूने, उसमें वो जो खाना का तरीका था ना बहुत सही था, पर यार वो वेटर गलत थे, या फिर उसने हलवाई थे ना, वो हलवाई बहुत गलत बना लिया, या उनको पर प्लेट वाला सिस्टम करना चाहिए था। प्लानिंग। या फिर आपने जब शादी एक बड़े बेटे की कर ली, अब छोटे बेटे की या बेटी की करने जा रहे हो, तो आपको पता है कि पिछली बार आपने क्या गलती करी थी, या सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ था प्रॉपर वे के अंदर, या पिछली बार है ना उसका काम दिया था अपन ने, वो दूध टाइम पर लाया था, इतनी माथा फोड़ गई थी, इतनी भगदड़ हो गई थी, इस बार ये काम नहीं करेंगे, इस बार अपन कोई होटल बुक कर लेते हैं,
ठीक है, इस बार उसके सारा जिम्मा छोड़ देंगे, अपन तो आराम करेंगे, नहीं तो शादी में मजा ही नहीं आया था, पिछली बार का एक्सपीरियंस यूज किया गया। ठीक है, चलिए आगे। तो ये हो गया बैकवर्ड लुकिंग की बात तो हो गई। दोनों फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हैं भैया, इसकी बात भी कर लेते हैं। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग ऑब्वियसली बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर्स ओनली, अहेड के लिए। कंट्रोलिंग क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है, बिकॉज कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली by comparing the past performance with the standards. It involves finding the reasons for deviation and suggesting the measures to be taken so this deviation do not occur in the future. तो कंट्रोलिंग सिर्फ कंपेयर करके डेविएशन बता के खत्म नहीं होता कि भैया देख लो ये डेविएशन आया, आपने 100 बोले थे, स्टैंडर्ड था 80 हुआ, तो 20 का डेविएशन है, हाँ तुम देख लो तुम्हारे क्या करना है। नहीं, ये भी करता है 20 का डेविएशन क्यों आया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 60 और 70 वाले एग्जाम का, 70 आपने सोचे 60 आए, तो डेविएशन 10 आया, क्यों आया, किस वजह से आया, और आगे क्या करना चाहिए कि जिससे ये वापस ऑकर नहीं हो। इसलिए कंट्रोलिंग भी क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। क्लियर है, आगे समझ में चलिए जी। So both are backward and forward looking. So this statement that planning is forward looking and controlling is backward looking is partially correct only. Whereas planning and controlling are both forward looking as well as backward looking is the correct, and you can explain that. और इस तरह से आप अपने एक्सप्लेनेशन को खत्म कर सकते हो। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट करने के लिए बोला जाता है, तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयरएज ये इवैल्यूएटिव होगा, एक्सपेंसिव नहीं, ये इवैल्यूएटिव होगा। हो जाता है कई बार, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ मैं इसको चेंज अच्छा यहाँ चेंज हो चुका है, वहीं थोड़ी सी रह गई थी। सो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब्ड है, क्या करना है, आगे कैसे करना है, फ्यूचर क्या रहेगा, पाथ क्या रहेगा, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे। जबकि कंट्रोलिंग की आपने जो सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, क्या गलती हुई, इसलिए ये इवेल्युएट करता है। सो प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड कैप्रिजन टू द प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इसको हटा सकते चाहिए आप, तो प्रिस्क्राइब करता है, थिंकिंग करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए हमारे आगे फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वहीं कंट्रोलिंग की बात करूं, इज इवैल्यूएटिव टू चेक वेदर द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट, या उस प्लान को प्रॉपरली फॉलो किया गया नहीं किया, प्रॉपरली एक्टिवेट किया गया या नहीं किया। ठीक है, तो ये बात हमें कौन बताता है, कंट्रोलिंग बताता है। दैट्स व्हाई प्लानिंग क्या होता है बेटा, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, आगे कैसे जाना है वो बताता है। इवैल्यूएटिव, क्या हम सही तरह से गए या नहीं गए, सही तरह से प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया नहीं किया, ये कौन बताता है, कंट्रोलिंग बताता है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके साथ लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये चीजें आपने कवर नहीं की, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी मैं बात करता हूं, क्योंकि वन शॉट है बेटा। ठीक है, डिटेल तो होना से रहा है ना, तो वन शॉट में क्या करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात करते हैं। जैसे सैंपल पर आपने चेक किए होंगे, उसमें कंट्रोलिंग का क्वेश्चन आप देखना, सॉल्व भी कराया मैंने। ठीक है, सैंपल पेपर उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, सैंपल पेपर्स को, और वहां समझ सकते हो कि ये कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या सैंपल पेपर्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन कंट्रोलिंग के रखे गए हैं। पहला पॉइंट बोलता है सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो भैया सबसे पहला ही क्या कंट्रोलिंग है, स्टैंडर्ड को सेट करना। अब जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो हमेशा बोलता है भैया स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वेज में होना चाहिए, 100 200। तो इससे क्या होता है, बड़ी इजी वे में कंपेयर कर सकते हो कि 200 बोला था 180 हुआ, तो कंपैरिजन सही हुआ या गलत हुआ, 200 बहुत ही बढ़िया, 220 अच्छा और बढ़िया, एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हो गया, तो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल में आपने कितना हासिल किया, कितना नहीं किया, वो या कितना कर लिया, वो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर करते हो। तीसरा कंपेयर करोगे आप भैया, फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे कि ढंग से काम हुआ नहीं हुआ, कितना डेविएशन आया है। चौथा डेविएशन क्यों आया, किस वजह से आया, उसको एनालाइज करना। और पांचवा क्या करना, उस डेविएशन को खत्म करना कि आगे वो चीज वापस नहीं हो, मतलब करेक्टिव मेजर्स लेना। अब सर ये 5 पॉइंट तो है, कैसे करें इसको ध्यान, भाई समझिए इस तरह से कि बेसिकली कई बार आपको केस स्टडी के रूप में ही क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, जहां पे बता देते हैं कि वो पहला 2 स्टेप तो हो गया, अब पूछेगा कि भैया राहुल को या सुरेश को अगला स्टेप कौन सा लेना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए था, कंपेयर करना चाहिए था। या फिर कई बार 3 स्टेप बता देंगे केस स्टडी के अंदर, अब क्या होना चाहिए, डेविएशन को एनालाइज करना चाहिए। तो इस तरह से अगले 2 स्टेप आप समझे, तो फिर आप क्या समझाओगे, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो इस तरह से पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहले एक एक पॉइंट ले लेंगे पर चलिए जी, तो सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स की बात कर लें।
स्टैंडर्ड्स मींस द टारगेट और द यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। भाई ऑब्वियस बात है ना, किससे कंपैरिजन करोगे? फर्स्ट टर्म में 70% रिजल्ट आया था, तो अब ये यार्डस्टिक हो गया। 75 आता है तो बहुत अच्छी बात है, 65 आता है तो कुछ गलती हो गई है। आपने एक्सपेक्ट किया था 80% आना है, ये आपकी यार्डस्टिक है, 70 आया मतलब कम आया। तो एक यार्डस्टिक एक स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे। द स्टैंडर्ड्स बिकम द बेसिस फॉर कंपैरिजन एंड द मैनेजर्स इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, अचीव करने के लिए मैनेजर सारा जोर लगा देता है, उस प्लान को एक्टिवेट करता है जिससे हम अपने स्टैंडर्ड्स को इजीली अचीव कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स में, द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल, हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी अचीव आर ऑफ नो यूज। ठीक है, अब बोले कि पहली बार आया और सीधे पापा बोल रहे भैया फर्स्ट टर्म में 100% रिजल्ट आना चाहिए, तेरा 100% आना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे यार वही वाली बात, जो स्टैंडर्ड है या जो आज वो बात करते हैं हम तुम्हारी उम्र में हम ये कर लिया करते थे, तो वो स्टैंडर्ड उस तरह से बनाते हैं जो अचीवेबल नहीं है। ठीक है, जो उस तरह से चीजें नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई ये यार्ड स्टिक है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, पर अगेन स्टैंडर्ड्स के लिए ये डिसाइड करना जरूरी है कि कुछ ज्यादा ही हाई कर लेना या फिर अनरियलिस्टिक कर देना स्टैंडर्ड जो कि एक्चुअली में अचीव हो नहीं सकता, वो बेवकूफ बनती है। फिर standard must be set keeping in mind the resources of the organization and as far as possible the standard must be set up in numerical and measurable term। पहली बात तो जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया आपको, 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है, 1-1 लाख के हिसाब से डिवाइड कर दिया, पर आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पास वो रिसोर्सेज या हमारे पास वो मटेरियल है ही नहीं कि हम 1 लाख यूनिट पर मंथ बना सकें। हमारी मशीन इस तरह की नहीं है, हमारे वर्कर इस तरह के नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस तरह के नहीं है कि हम 1 लाख यूनिट 1 महीने में बना सकें। तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो। ठीक है, वही वाले गुप्ता जी के बेटे को देखो, तो गुप्ता जी का बेटा अलग तरह से करता है, आपका बेटा अलग है, आपकी बेटी अलग है, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड होने चाहिए। जिस तरह से बच्चे का दिमाग है उस तरह से बात होनी चाहिए, ना कि गुप्ता जी मिश्रा जी के बच्चों को देख के आप कंपेरिजन कर रहे हो। Setting up standards, sometimes it is not possible to express the standards in numerical term। Example, setting up the quality standards or standard for managerial work। कई बार होता है कि जब स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हैं तो अगले ने क्या बोला कि बेसिकली आप न्यूमेरिकल्स टर्म में ज्यादा अच्छा रखें जो कंपैरिजन इजीली हो जाए, पर कई बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए किसी क्वालिटी आपको मेजर करनी है कि गुड्स कितने अच्छे बने कितने अच्छे नहीं बने, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो बेटा, उस केस में आप क्वालिटी को किस टर्म में मेजर करोगे, उसका अलग तरीका टर्म मेजर करने का। कैसे कि पहले पिछले महीने जो आपने गुड्स बनाए थे, ठीक है, मान लीजिए पिछले महीने आपने 1000 यूनिट्स बनाए थे, तो आपका सेल्स रिटर्न 1 यूनिट का था, मतलब 1 यूनिट वापस आया तो मतलब क्वालिटी अच्छी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस बार भी आपने 1000 यूनिट सेल किए, पर इस बार जो रिटर्न आया वो 10 यूनिट आया, मतलब सेल्स रिटर्न ज्यादा हुए। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी डिक्रीज हुई है, तो इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। मैनेजरियल वर्क को भी आप क्वालिटी बेसिस पे ही डिसाइड करते हो। ठीक है, The standard must specify the time limit within which they have to be achieved। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली अब स्टैंडर्ड तो बना दिया पर ये नहीं बताया अचीव कब करना है, तो फिर चलते रहो भगवान भरोसे कब करना है। टाइम लिमिट तो होना चाहिए, किसी काम को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट होना चाहिए, उस टास्क को अचीव करने का टाइम लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अब 10वीं क्लास बस मेरे को तू पास करना, 10वीं क्लास 80% आना चाहिए, अब तू 10 साल ले चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गया यार, पता ही नहीं चलेगा कभी, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, 10वीं क्लास पास नहीं, बेचारे 70 4-5 बार आ गए फिर भी आप पढ़ा रहे हो उसको। ठीक है, तो टाइम लिमिट भी होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट होना चाहिए, 1.5 महीने में काम कंप्लीट होना चाहिए, 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट होना चाहिए, और स्टैंडर्ड आपको डिसाइड होना चाहिए, तो वो टाइम अचीवेबल भी या टाइम लिमिट भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, कई बार अगर आप लॉन्ग टर्म भी करते हो तो उसको डिवाइड कर दीजिए, और शॉर्ट टर्म होना अच्छी बात होती है क्योंकि आप बहुत जल्दी पहचान पाओगे कि कहाँ गलती कर रहे हो, उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। इफ लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड सेट दे मस्ट बी डिवाइडेड इन द शॉर्ट टर्म। एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड सेल आपने रखा 12 लाख, वो जो एग्जांपल मैंने दिया था उसको आप पर मंथ 1 लाख में डिवाइड कर लो, तो इजीली आप कंपेयर कर सकते हो कि हम सही दिशा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो गाना है ना, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, तो क्योंकि स्टैंडर्ड सेट नहीं है, डायरेक्शन सेट नहीं है, तो फिर किस गली जा रहे हैं चलते ही रहोगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना, वो वाली बात।
विथ शॉर्ट टर्म टारगेट स्टैंडर्ड्स एरर कैन बी डिटेक्टेड अर्ली एंड एक्शन कैन बी टेकन टाइमली, जो मैं समझा चुका हूँ। द स्टैंडर्ड मस्ट बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग इन माइंड द चेंजेस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, कोविड भी अपने आप में एक एग्जांपल है। ठीक है, आईटी सेक्टर में कोई चेंजेस आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मॉडर्न मेथड्स आ गए, वो भी चेंजेस है। तो उसके बेसिस पे भी आपको स्टैंडर्ड क्या करने चाहिए, अपने चेंज करने चाहिए। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए। तो एक पॉइंट हो गया कवर, सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब बात करेंगे हमारे मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस को, दैट इज सेकंड पॉइंट। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो भैया देखना है ना, स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया, अब एक्चुअल में आपने कितने झंडे गाड़ दिए वो देखने की बारी है। तो आफ्टर सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड एंड इवैल्यूएट द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज। व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज वेरी कन्वीनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर न्यूमेरिकल होगा तो काफी इजी होता है आपको कंपेयर करने में। 70 बोलते 60 हुए, बात खत्म यार, अब क्या कंपैरिजन, 10 यूनिट कम बनाए क्यों बनाए पता लग सकता है, कंपैरिजन इजीली हो जाएगा। ठीक है, while measuring the performance the quantitative as well as the qualitative aspect of the performance is kept in mind। भाई दोनों चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, क्वांटिटिव वाइज क्वालिटेटिव वाइज भी। जैसे कि मान लीजिए 1000 यूनिट बोला था आपको बनाने के लिए, आपने 1000 यूनिट तो बना दिए, तो आप बोलोगे हाँ भाई भाई जो स्टैंडर्ड सेट क्या हो गया, पर सेल्स रिटर्न ही 10 यूनिट का हो गया सबसे ज्यादा पिछली बार, अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है। तो आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्या अचीव करने के लिए, क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए। तो साथ ही साथ जब क्वांटिटी बेसिस बात करते हो तो क्वालिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। समटाइम एम्प्लॉइज अचीव द क्वांटिटिव स्टैंडर्ड्स by ignoring qualitative standards. That is why while measuring the performance, quality standards are also be measured. Certain quality parameters are fixed to measure the quality standard. When the number of rejection of sales return increases, it indicates a low standard of quality. ठीक है, तो भाई कोई ना कोई मेजर तो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया, अगर सेल्स रिटर्न ज्यादा मिल रही है या फिर आपके ग्राहक टूटते जा रहे हैं, कस्टमर अब उतने लॉयल नहीं रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिया है और उसकी वजह से आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। तीसरा, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब क्या करोगे, इतनी माथापोड़ी स्टैंडर्ड के साथ कर ली, उतनी माथापोड़ी आपने एक्चुअल के साथ भी कर ली, अब इनके बैठ के थोड़ी अपन बन्ना बन्नाड़ी गाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। चलिए जी कंपैरिजन कर लेते हैं। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड। इफ देयर इज अ मिसमैच, और अगर मैच हो जाते हैं दोनों तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग का कोई काम नहीं है, आगे चलते रहो, प्लानिंग वापस से करने की जरूरत नहीं, ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वापस से प्रोसेस चालू कर दो। If there is a match in both, then the controlling function ends there only. But if there is a mismatch or deviation, then the manager tries to find out the extent of deviation. कितना डेविएशन है, अब हर छोटी डेविएशन के लिए माथाफोड़ी नहीं पालेगा मैनेजर है, कंट्रोलिंग मैनेजर भी। ठीक है, जैसे आपने बोला 70 नंबर आने चाहिए, 69 आ गए तो गुना थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर कर सकता कभी भी, पर 69 की जगह 60 आ गए तो फिर चिंता की बात है। ठीक है ना, तो एक सर्टन डेविएशन लिमिट भी अलाउड होनी चाहिए। If the deviation is the minor, then it should be ignored. But if the deviation is major, then timely action must be taken. ठीक है, लास्ट एनालाइजिंग डेविएशन करेंगे। All the deviation need to be brought to the notice of the top management। वैसे डेविएशन सारे नोटिस पे लाने चाहिए, पर अगर डेविएशन ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, और हर छोटी डेविएशन के लिए आप टॉप मैनेजमेंट के दरवाजे खटखटाओगे तो टॉप मैनेजमेंट परेशान हो जाएगा, वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएगा, वो बोलेगा भैया क्या ही चल रहा है यार। हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर आप टॉप मैनेजमेंट को परेशान करोगे तो फिर जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है, कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, पॉलिसी, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। A range of deviation should be established and only the cases beyond this range should be brought to the knowledge of the top level management। वैसे डेविएशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताइए, मना नहीं है, पर एक लिमिट डिसाइड कर लीजिए। अगर इस लिमिट के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना तो हो सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड्स में भी तो गड़बड़ी हो सकती है ना, तो इक्का दुक्का तो चलेगा, कोई लोड नहीं है। पर अगर उस लिमिट के बियॉन्ड चीजें चली जाती है तो फिर जरूर आप टॉप लेवल को बताइए। ठीक है, ये वाली बात है। तो दो कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल बेटा, और दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें हम डेविएशन को डिवाइड कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल को आप याद ध्यान रख लें, एक वर्ड है की रिजल्ट एरिया, और मैनेजमेंट एक्सेप्शन को एक सिंपल लैंग्वेज के साथ, स्टेटमेंट के साथ आप समझ सकते हो
कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। सिंपल सी बात ये रखना। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल दैट इज नोन एज की रिजल्ट एरिया, कि कुछ एरियाज काफी डिफाइंड होते हैं कि इस पे हमेशा ध्यान रखना ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी डेविएशन आए इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर तो काफी नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि भैया रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेकर बात कर सकते हैं। ये बड़े की रिजल्ट एरिया होते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, किस नेचर ऑफ किस तरह के बिजनेस आप कर रहे हो, प्रोडक्शन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड कर रहे हो, डिपेंडिंग उस बेसिस पे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो उन रिजल्ट एरिया को, की रिजल्ट एरिया को आपने हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर ही रखना है और उसमें वो लगातार निगरानी रखेंगे। थोड़ा सा भी डेविएशन आएगा हाथों हाथ उसके लिए क्या कर सकते हैं, टाइमली एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब जब की रिजल्ट एरिया के अलावा जितने भी एरिया हैं उसके अंदर मैनेजमेंट बोलता है भैया अगर हम सारे ही एरियाज को हम ही ध्यान रखेंगे तो बाकी सब क्या टाइम पास करने आएंगे, और सभी को हम कंट्रोल करने जाएंगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ अलाउ कर दो, एक डेविएशन लिमिट के साथ, रेंज के साथ। अगर इस रेंज के बीच में डेविएशन होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना। पर अगर इस रेंज के बियॉन्ड चीजें चल जाती है तो फिर आप ज्ञानी मत बनना, आप महारथी मत बनना, सीधा जो इंफॉर्मेशन है टॉप मैनेजमेंट को पहुंचा देना और टॉप मैनेजमेंट फिर टाइमली एक्शन ले लेगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स का रोल ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट अपनी निगरानी चीजों को रखता है कि ज्यादा चेंजेस आते ही या थोड़ा सा भी डेविएशन होते ही इस पर डायरेक्ट वो क्या करेंगे, एक्शन ले लेंगे। क्लियर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दो कैटेगरी में डेविएशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए बेटा, एनालाइजिंग डेविएशन। अब बात करते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर और उसके साथ ये चैप्टर समाप्त। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड ट्राइंग टू रिमूव द डेविएशन दैट वो रीऑकर नहीं हो फ्यूचर के अंदर। ठीक है, सिंपल सा है कि भाई करेक्टिव मेजर क्या है कि जो गलतियां हुई क्यों हुई उस गलतियों को वापस नहीं करना, वो गलतियां वापस नहीं दोहरानी। द मैनेजर टेक्स द मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। टेकिंग करेक्टिव मेजर क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है कि भैया ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं, ज्यादा माथाफोड़ी करने की रिक्वायरमेंट, जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं, कोई मेजर्स लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, redesign or reframe the plans or strategy if there is overstated or not matching with the present day business environment। दूसरा क्या कर सकता है मैनेजर, पहला तो ये कर दिया भैया छोटा सा चेंज है, छोटा सा डेविएशन है, ज्यादा माथापड़ी टेंशन मत लो, जैसा चलने दो चलते रहने दो। ठीक है, दूसरा प्लान्स को रीचेंज कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज को रीफ्रेम कर सकते हो। कई बार क्या होता है क्योंकि प्रेजेंट डे सिनेरियो के हिसाब से वो चीजें फिट नहीं हो पा रही। तीसरा, करेक्टिव मेजर्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट द फ्यूचर इज मैच विद द प्लान, या फिर आप करेक्टिव मेजर्स लेते हो, ठीक है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे और इंप्रूव किया जाए जिससे आगे डेविएशन देखने को नहीं मिले। कुछ एग्जांपल्स हैं, कई बार जैसे मान लीजिए जो डेविएशन है वो इंप्लॉइज इनइफेक्टिव है इस वजह से आ रहा है तो आप उसको ट्रेनिंग में भेज दोगे। ठीक है, इंप्लॉइज क्या है, इनएफिशिएंट है, इस वजह से डेविएशन आ रहा है तो उसको ट्रेन कर दो, ऑब्वियसली करेक्टिव मेजर ये होगा आपके लिए। दूसरा, मशीनरी खराब होने की वजह से आपका काम नहीं हो पाया तो मशीन रिपेयर कराओ, साथ ही साथ सुपरवाइजर को भी मोर रिस्पॉन्सिव होने की हिदायत दी जा सकती है कि भैया आप ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहिए, कोई भी मशीन में खराबी आए तो फटाफट उसको सही कराइए, इंतजार मत कीजिए। तीसरा, कई बार मैनेजर देख सकता है कि भैया स्टैंडर्ड जो है रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, अनअचीवेबल भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड्स को डाउन कर दो, इसलिए हम बोलते हैं डाउनवर्ड रिवीजन। ठीक है, वो वाली बात, जैसे मान लिया आपने स्टैंडर्ड सेट किया 200 यूनिट का जबकि 120 ही बन सकता है तो ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड क्या करोगे, डाउन करोगे, बोले डाउनवर्ड रिवीजन। कई बार जैसे एग्जांपल लिया था 100 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट किया था, अचीवेबल 120 है तो स्टैंडर्ड रेस करोगे तो उसको बोलेंगे अपवर्ड रिवीजन। क्लियर है, तो कुछ एग्जांपल थे जहां आप समझा सकते हो करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं। हाँ, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग को कवर कर लिया,
ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग कवर कर लिया, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशन एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस को हमने कवर कर लिया है। ये आपके डेली लाइफ क्लासेस का शेड्यूल है जो आपको काफी हद तक पता ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉलो करती दीजिए, डेली लाइफ क्लासेस के भी मजे लेते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं, इजीली है तो इजी है, ऑलवेज लर्न विथ स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा रहा, कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या कमी रही और क्या शानदार रहा, जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और प्यार दिखाने के लिए कुछ ही नहीं करना, जैसे बताया, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे एक नया वन शॉट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा केयर, साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा।